अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Yes, आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब क्या है? इमेज रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन। एक तो ये चीज़ कि जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हमारा इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कंप्यूटर विजन में हमारा इनपुट इमेज होता है और आउटपुट जो होती है वो इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम निकाल सकते हैं किसी भी इमेज को किसी और फॉर्म में हम इस तरह रिप्रेजेंटेशन उसकी कर सकते हैं। ठीक है जी। पूरे एक मेरे पास एक प्रॉपर एक इमेज है, उसको मैं किस तरह से सेव कर सकता हूँ, उसमें कौन सी कोई प्रॉपर्टीज़ मैं सेव कर लूँ जिसकी वजह से मुझे उस की इमेज की रिप्रेजेंटेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन को मैं इजीली डिस्क्राइब भी कर सकूँ। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? यू कैन से दैट to represent and describe information embedded in an image in other form that are more suitable than the image itself। कि आपका जो इमेज है उसको किसी और फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाए कि इमेज के अंदर क्या पड़ा है, बजाय इसके कि इमेज को देखा जाए। इमेज के अंदर चीज़ें मैंने जो पढ़ी हुई हैं उनको मैंने सेव रखना है, उनको मैंने डिस्क्राइब करना है। तो वो ये है इसका पर्पस कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इमेज रिप्रेजेंटेशन। इसके बेनिफिट क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है, हमें बड़ा आसानी से जो है वो पता चल जाता है कि लेट्स से एक इमेज है, उसकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री को लेट्स से कि एप्पल बना हुआ है, तो एप्पल की अगर मैं बाउंड्री बना दूँ तो उसको देख के बच्चे को पता चल जाता है कि ये एप्पल ही हो सकता है। अगर मैं उसकी बनाना की शेप बना देता हूँ, उसकी बाउंड्री ड्रा कर देता हूँ, तो मुझे बाउंड्री को देख के जो है ना वो पता चल जाता है कि ये इमेज किसका है। तो इसकी ये है। इसी तरह से इसको रिक्वायर फ्यू मेमोरी फास्टर टू बी प्रोसेस्ड, कि मेमोरी रिक्वायर्ड कम होगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका मैं बाउंड्री ड्रा की एक एप्पल की, तो एप्पल की बाउंड्री ड्रा करने में मुझे पिक्सल थोड़े चाहिए, बजाय इसके कि अगर मैं पूरी उसकी शेप बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे मेमोरी भी ज़्यादा चाहिए होगी, वो सारी की सारी। तो इस सेंस में आपका ये बेनिफिट है। इसी तरह मोर रेडी टू बी यूज्ड, कि हम इसको बड़ी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर देयर आर सो मैनी डिफरेंट पर्पसेस ऑफ यूजिंग इमेजेस। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें से क्या आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उसकी बाउंड्री, उसकी शेप, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल आपको बताई है एक एप्पल की या उसकी बनाना की। इसी तरह उसका रीजन किस तरह का है, उसका टेक्सचर किस तरह का है। कोई इमेज है, इमेज का टेक्सचर किस तरह का है। टेक्सचर से मुराद है कि उसमें लेट्स से अगर मैं कोई पर्दा के ले लूँ, तो पर्दे का टेक्सचर उसका किस तरह का है, उसकी मूवमेंट, उसमें जो शेप्स हैं, उसकी 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 जो उसमें जो डिफरेंट किस्म का यूज वो किस तरह का है। ठीक है जी। और उसके बाद डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इमेज, उनमें आपस में कोई रिलेशनशिप बनता है या नहीं बनता। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन आप लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग इमेज रिप्रेजेंटेशन। ओके जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाउंड्री बाउंड्री कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट इज बाउंड्री और हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट अ बाउंड्री ऑफ एन any object from the image. So what is boundary? The boundary is a good representation of an object shape and also require a few memory। ये बाउंड्री जो है, जैसे हमने पहले बताया कि बाउंड्री एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो कि आपको विजुअली दिखाने के लिए आपको बड़ा आसानी से, आप लोग जैसे मैंने पहले बताया कि उसको बड़ा आसानी से आप लोग उसको देख सकते हैं। और शेप, किसी भी शेप को दिखाने के लिए आप बाउंड्री को बड़े अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसको ये इसका फ़ायदा दूसरा ये कि आपको मेमोरी भी कम लगती है। और इसमें हम अज्यूम करते हैं कि दैट वी आर वर्किंग विद बाइनरी इमेजेस इन विच ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स आर लेबल्ड 1 एंड 0 रिस्पेक्टिवली। कि जब भी आपने बाउंड्री एक्सट्रैक्ट करनी है तो इसका मतलब है कि आपने इमेज को हमेशा बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने से मतलब ये है कि उसमें
जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपका वन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कि यानी कि जहाँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्री है वो वन है, यानी कि वो वाइट होगा, और बाकी जो चीज़ है वो उसका जीरो अप कर देंगे, तो वो बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट कर देगी। और अगर आपने द इमेजेस आर पैडेड विद द बॉर्डर ऑफ जीरोस टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मर्जिंग विद द इमेज बॉर्डर, क्या अगर आप लोग बॉर्डर को पैडिंग भी करते हैं, पैडिंग इसलिए करते हैं कि आप उसकी क्या कहते हैं उसका जो बाउंड्री है वो प्रिजर्व करने के लिए आप पैडिंग कर लेते हैं, ताकि बाउंड्री आपका ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले वो पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में किया था, तो अगर हमने उसकी बाउंड्री उसमें भी वहाँ पे भी हमने एक्सट्रैक्ट की थी, तो वहाँ पे अगर हम उसकी बाउंड्री बाहर वाली ले लेना चाह रहे हैं, तो अगर मैं इमेज उसको जो आउटर बाउंड्री है उसमें पैडिंग नहीं करता, तो मेरा डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो श्रिंक होगा, जो ओरिजिनल मेरा साइज होगा, जैसे हमने वो फार्मूला भी पढ़ा था जिसमें। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल है बाउंड्री की, कि बाउंड्री को आप कैसे निकाल सकते हैं ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसके बाद है रीजन प्रॉपर्टी। एक हमने देख लिया कि व्हाट इज बाउंड्री, बाउंड्री को हमने देख लिया। उसके बाद है रीजन प्रॉपर्टी। वंस अ बाइनरी इमेज हैज बीन प्रोसेस्ड वी कुड ऑब्टेन प्रॉपर्टीज अबाउट द रीजन इन द प्रोसेस्ड इमेज। ठीक है जी, जब आप निकाल लेते हैं, बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी इमेज को, तो हम उसके अंदर से डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज जो है ना वो रीजन की निकाल सकते हैं। रीजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं? एरिया हो सकता है, सेंट्रॉइड हो सकता है, पेरीमीटर हो सकता है, पेरीमीटर की लेंथ हो सकती है, सर्कुलरिटी ऑफ द रीजन एंड द सेकंड सर्कुलरिटी ऑफ द मेजर्स। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज आप रीजन के हवाले से, कि उसके अंदर जो आप बाउंड्री निकाल लेंगे तो वो कितना है। ओके, तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मैंने एरिया निकालना है, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट द एरिया फ्रॉम द बाइनरी इमेज। ठीक है जी, तो लेट्स से ये मेरे पास इमेज है, दिस इज एन इमेज। ओके, तो सॉरी, जिसमें आपने कैलकुलेट कर लिया कि आपने ये डिफरेंट रीजन्स थे, जैसे कि हमने देखे थे कि ये हम पे ये वन का डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, जहाँ जहाँ पे वन है ये हमने लेबलिंग करनी भी देखी थी जब हम पीछे पढ़ रहे थे। तो वन जहाँ जहाँ पे वन है ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जहाँ जहाँ पे टू है वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसका मैंने अगर एरिया निकालना है, लेट्स से टू वाले ऑब्जेक्ट का, ये टू ये सेकंड ऑब्जेक्ट था, अगर इसी तरह अगर कोई एक और ऑब्जेक्ट होता तो उसमें थ्री को हम उसको लेबलिंग थ्री कर देते। तो लेट से मैं टू वाले लेबल जो है उसका मैं एरिया निकालना चाह रहा हूँ, कितना ये एरिया पे जो जहाँ पे ये है गया हुआ क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट जो सेकंड नंबर वाला है, तो उसका एरिया कितना है, कितना एरिया को वो कवर कर रहा है इमेज के पोर्शन में से, कितना एरिया उसका है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल पिक्सल इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट। ओके जी, कितने हैं जी, कितने हैं जी, 4 एंड 3 7 8, तो टोटल 8 है, तो टोटल 8 पिक्सल ये एरिया जो ऑफ एरिया ऑफ टू रीजन्स इज इक्वल टू 8। और इसी तरह से अगर मैंने इसका सेंट्रॉयड निकालना है, तो सेंट्रॉयड हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर, यानी कि रो और कॉलम सेंट्रॉयड हो जाएगा। सेंट्रॉयड आपने निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द कॉलम पोजीशन इन द रीजन, ये कॉलम जितनी कॉलम की पोजीशन ये, ठीक है जी, तो कॉलम की पोजीशन ये कितनी पोजीशन है, ये चार, तीन चार, ये पाँच, फिफ्थ पोजीशन ये 5। ठीक है जी, और उसके बाद 5, और उसके बाद ये 5, ये भी 5, फिफ्थ कॉलम है आपका। ठीक है, उसके बाद ये 6, ये 6, उसके बाद ये 7, ये भी 7, ये भी 7, एंड दिस इज अगेन 6। ठीक है जी, तो ये अब आपका टोटल ये हो गया डिवाइडेड बाय 8, ये एरिया है, जितना एरिया आपने पहले निकाल लिया हुआ था, तो ये इसका आर आगे जाएगा। इसी तरह अगर आपने कॉलम निकालने हैं, तो कॉलम निकालने के लिए आपने उसकी नंबर ऑफ रोज बतानी है, कि कौन कौन सी किस सम ऑफ ऑल रोज पोजीशन। ठीक है जी, तो रो की पोजीशन ये कितनी है, ये पहले ही निकालेंगे, ये भी सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फिर सेकंड पे है, ये फिर थर्ड पे है। ठीक है जी,
और ये कितनी पोजीशन है जी आपकी, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप अपने ये टोटल कर लिया डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपका 6 एंड 4, 6 आपने ये एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो ये 6 एंड 4 आपका सेंट्रॉयड आ जाएगा। इस तरह से आप इसका सेंट्रॉयड निकालते हैं। इसी तरह से अगर आपने लेट से आपके पास ये एक इमेज है, ठीक है जी, तो इमेज को हमने पहले कहा था कि इमेज टू बाइनरी, हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। और रीजन प्रॉपर एक फंक्शन है, जी को आपने पास ऑन किया और इसका एरिया आपने निकालना है। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया आपका 46 निकाल देगा। अगर आपने सेंट्रॉयड निकालना है तो सेंट्रॉयड आपका ये डायरेक्टली फार्मूला आपको बता देगा कि ये इसका रीजन, इसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ से शुरू है, ये सारे बांधते हैं। तो ये इतना ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर पॉइंट कौन से वाला है, कहाँ पे ये इसको हम मूव करवा सकते हैं। तो ये डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पेरीमीटर है, ये थर्ड वाली रिप्रेजेंटेशन है। तो पेरीमीटर हम इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रीजन विदाउट होल्स इज सेट ऑफ इट्स इंटीरियर बॉर्डर पिक्सेल्स। ठीक है जी, कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर हम उसको जो बॉर्डर के सारे उसको काउंट करेंगे तो वो उसके पेरीमीटर बन जाएगा। पिक्सल ऑफ अ रीजन इज अ बॉर्डर पिक्सल if it has some neighboring pixel that is outside the region। अगर आप 8 कनेक्टेड यूज करेंगे तो उसके अंदर, अब 8 कनेक्टेड का मतलब है 8 कनेक्टेड के थ्रू अगर आप निकालने होंगे पेरीमीटर, तो आपका जो पेरीमीटर है वो हमेशा 4 कनेक्टेड में आपका आएगा। इसका मतलब, और अगर आप 4 कनेक्टेड को यूज़ करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए, तो फिर आपका जो उसके पिक्सल्स आएंगे वो आपके 8 कनेक्टेड आएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे करता है। लेट से ये है PW पेरीमीटर, इसका फंक्शन है। हमने 8 कनेक्टेड निकाला है, तो जब 8 कनेक्टेड के थ्रू आपने पेरीमीटर निकाला है, तो पेरीमीटर देखें जी, पेरीमीटर आप देखें ये सारा ये 4 कनेक्टेड है। जितने भी आपके ऑब्जेक्ट आया है ये सारे का सारा 4 कनेक्टेड है, यानी कि आपको आप ये नहीं है कि 1 आपको यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह से ये देखें, ये पेरीमीटर आपका ये उसने निकाल दिया, यानी कि उसकी जो ये समझ लें कि ये बाउंड्री है उस ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर उसने बाकी सारे ज़ीरो कर दिए, बाकी उस के अंदर और बाकी जो उसकी बाउंड्री वाले पिक्सल है उसने 1 कर दिया, बाकी सारे उसने 0 कर दिए। तो अगर आप 4 कनेक्टेड से निकालेंगे तो 4 कनेक्टेड में देखें, ये अब आपका पहले ये सीधा आया था और अब ये आया। ठीक है जी, तो ये वाला 4 कनेक्टेड से आपका डायगोनल आपका बन रहा है। ओके, इसी तरह से ये देखिए 4 कनेक्टेड से आपका डायगोनल ये 8 कनेक्टेड आएंगे, और अगर उस तरह से निकालेंगे तो वो ये आएंगे। उसके बाद आपने लेंथ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर की लेंथ निकालनी है, तो वो भी आप सिंपल इसके थ्रू निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है जिसके थ्रू आप उसकी पेरीमीटर की लेंथ निकालते हैं। तो नेक्स्ट है आपकी सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी भी आपकी दो तरह की होती है, एक सर्कुलैरिटी 1 है, सर्कुलैरिटी 2 है। तो सर्कुलैरिटी 1 का फार्मूला क्या है, P डिवाइडेड बाई ए। P आपका पेरीमीटर, उसका हम स्क्वायर दे लेंगे, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया भी आपके पास निकला होगा, पेरीमीटर आपने निकालना सीख लिया। तो इस तरह से ये C1 सर्कुलैरिटी निकाल सकते हैं। और ये आपकी क्या बता रही होती है कि इज द मेजरमेंट ऑफ द कम्पैक्टनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कितना कम्पैक्ट हुआ है, कितना उसका गोल है, उसकी सर्कुलैरिटी कितनी है। तो ये इसका ये बता रहा होता है। इसी तरह C2 सर्कुलैरिटी अगर आपने निकालनी है तो वो म्यू आर ओवर सिग्मा आर। अब म्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, म्यू का आप ये फार्मूला है समेशन आर सी में से माइनस आर सी। अब आर और सी क्या चीज़ें हैं ये हमने देख लिया था। आर और सी ये आपने निकाला था पीछे, जो उसका सेंट्रॉयड था, सेंट्रॉयड और उसी सेंट्रॉयड का मीन। ओके,
तो ये इस तरह से निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालेंगे, ये आपका म्यू आ जाएगा। इसी तरह अगर आप उसका सिग्मा निकालेंगे तो सिग्मा का फॉर्मूला ये है, सिग्मा आपकी यहाँ पे पुट करेंगे तो आपकी सर्कुलरिटी भी निकल आएगी। तो यहाँ पे आपके ये जो हमने देखे हैं, ये कि आपके पास एक इमेज है, ठीक है जी, एक इमेज है। इसमें से अगर आप वन वाले है, एक ये वाला एक इमेज है, एक ऑब्जेक्ट ये वन वाला है, एक ये टू वाला है और एक ये थ्री वाला है। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट वन यानी कि पहला रीजन है, तो इसका रीजन का एरिया कितना है, जो हमने पीछे सारी चीज़ें निकाली हैं तो वो आपने देखी होंगी। ये सर्कुलरिटी वन, सर्कुलरिटी टू, इसका रेडियम, मीडियम, एरियस, ये सारा आपने निकाला है। तो ये पहला ऑब्जेक्ट इसका ये है, अगर मैं इसको दूसरे ऑब्जेक्ट का ये है, और इसी तरह से ये तीसरे ऑब्जेक्ट का आपने निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया कितना है, उसकी सेंटर कहाँ पे है, पेरीमीटर की लेंथ कितनी है, सर्कुलरिटी वन, सर्कुलरिटी टू, सब चीज़ें तो ये अब आप निकाल। इसी तरह आप एक और जो आप इमेज रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं वो पॉलीगोनल अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्या काम करता है कि टू रिप्रेजेंट ए बाउंड्री बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स एंड ए क्लोज्ड पाथ बिकम्स ए पॉलीगॉन। अब देखें ये वाला, अगर हम ये मेरा ऑब्जेक्ट था, तो इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से शो कर दूं तो ये मेरी पॉलीगन बन जाएगी। लेकिन पॉलीगन हमेशा आपकी क्लोज्ड पाथ बनेगा, हमेशा वो क्लोज पाथ ही होगा। और ये आपको द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, कितनी लाइनें आपकी स्ट्रेट लाइनें ड्रा हुई हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जैक्ट उसको उसकी बाउंड्री को करेंगी। Only the minimum required number of sides necessary to preserve the needed shape information should be used. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी शेप को अच्छी तरह से प्रिजर्व करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स उसकी वो सेव करेंगे, जिससे आपको कम से कम हमने उसकी साइडें रखी हैं जिससे आपकी उसकी शेप जो है वो प्रिजर्व रह सके। तो लार्जर नंबर विल ओनली ऐड नॉइस, कि अगर आप उसकी ज़्यादा आप कहेंगे कि आपने लेट से ये वाली है, ये इसकी ज़्यादा जितनी ये गुलाई को भी मैंने प्रिजर्व करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए मुझे स्ट्रेट लाइनें ज़्यादा मुझे ड्रा करनी पड़ेंगी। तो अगर मैं ज़्यादा ड्रा करूँगा तो उससे मेरी क्या होगी, नाइस में एडिशन होगी। लेकिन देखें जितनी आप कम करेंगे, ये वाला शेप ही आपको इसको डिनोट कर रहा है। तो अगर मैं ये सीधा लेके और इसको डायरेक्टली इधर ले आऊँ और इसके बजाय तो मैं इसकी गुलाई को भी प्रिजर्व करना शुरू कर दूँ, तो गुलाई को जब मैं इस शेप में प्रिजर्व करूँगा तो वो उसका फिर नुकसान ये होगा कि आपकी नॉइस ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसका एक उन्होंने एक एल्गोरिदम दिया है कि आपने पेरीमीटर, पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालना है मिनिमम से। तो आप क्या करेंगे, ये लेट से ये ए नंबर शेप जो आपकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, ठीक है जी, ए नंबर शेप, ये मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग आर ऑफन यूज्ड टुगेदर टू इंश्योर दैट वर्टिसेस अपीयर वेयर दे वुड नेचुरली इन द बाउंड्री। तो आपने पहले सबसे पहले तो इस ये जो क्लोज शेप ए है, इसमें आपने एक लाइन ड्रा करनी है, स्ट्रेट लाइन, वो किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। लेट से आपने ए से बी तक एक लाइन ड्रा कर ली। अब ए से बी तक जब आपने लाइन ड्रा कर ली तो उसके जो अब आपने उस वक्त तक उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते रहना है जब तक आपको उसका जहाँ जिस पॉइंट पे उसको सबसे उसकी लेंथ जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो मैक्सिमम, या जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर की लेंथ मैक्सिमम होगी वहाँ पे आपने वो वाला परपेंडिकुलर को चूज़ कर देना है। तो वो वाले पॉइंट को चूज़ कर देना है। लेट से आपने ये एक लाइन ड्रा की है ए टू बी। अब ए और बी के आपने डिफरेंट पॉइंट के जो अपर साइड है और नीचे जो लोअर साइड है, दोनों साइडों पे आपने इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करना शुरू कर दिए। तो इसके जो हर पॉइंट पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यानी कि उसकी लेंथ भी आपको पता चल जाएगी। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम लेंथ होगी
वही परपेंडिकुलर आपने सिलेक्ट कर लेना है और आप वो वाली एक शेप ड्रा कर देंगे। लेट्स से सी और डी पॉइंट एक ऐसे पॉइंट है जो तो जहाँ पे इन परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो मैक्सिमम है। तो ये पॉइंट सी और डी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ए को डी से मिला दिया, ए को सी से मिला दिया, सी को बी से मिला दिया, बी को डी से मिला दिया। तो ये अब आपकी एक जो बाउंड्री है इस शेप को, ये जो आपकी ए नंबर शेप है, इसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी जो डी आपने ड्रा कर दिया बाउंड्री, वो आपकी बन जाएगी। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट आपकी इमेज की रिप्रेजेंटेशन है वो दैट इज़ द सिग्नेचर। किसी भी इमेज को आप सिग्नेचर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिग्नेचर आपकी जब आप सेव किया होगा सिग्नेचर, किसी भी आप इमेज का, किसी भी शेप का आप सिग्नेचर ड्रा करेंगे तो वो भी एक बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन बनेगी। लेट्स से आपने एक सर्कल है उसका सिग्नेचर ड्रा करना है। तो सिग्नेचर को ड्रा करने के लिए आपने उसका इसका जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। द आइडिया बिहाइंड अ सिग्नेचर इज टू कन्वर्ट ए टू डायमेंशनल बाउंड्री इनटू अ रिप्रेजेंटेटिव वन डायमेंशनल फंक्शन। कि आपने टू डायमेंशन की बजाय अगर आपने इसको सिंगल डायमेंशन में सेव करवाना है, लेट्स से ये एक इमेज है तो ये अदरवाइज तो एक्स वाई डायमेंशन में सेव होगा। तो अगर आपने उसको सिंपल एक वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट करना है, 1D में आपने सर्कल को लेके जाना है, तो फिर आप सिग्नेचर जो है ना वो बेस्ट है। सिग्नेचर को यूज़ करते हुए आप उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है जी, आपने ये उसका ये ए है, ये उसका उसका क्या कहेंगे, उसकी एम्पलीट्यूड है। लेट से आप ये ग्राफ है, ये ए जो है ना वो शो कर रहा होगा कि कितना उसका एम्पलीट्यूड है, जहाँ पे उसको ये कम ज़्यादा होगा। तो आपने सेंटर पॉइंट से उसकी किसी भी पॉइंट पे आपने उसका ड्रा कर लिया एक परपेंडिकुलर और उसको मूव करते जाएं। अगर लेट से अगर मैं इसको मूव करता जाता हूँ तो सेंटर पॉइंट से हमेशा आपने सेंटर पॉइंट से उसको स्टार्टअप लेना है। तो अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट से मूव करूँगा, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रा किया है इसकी साइड्स पे, तो इस परपेंडिकुलर को मूव करता जाता हूँ। जैसे जैसे मूव करता जाता हूँ तो देखें इस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो कभी चेंज नहीं हो रही। इस पॉइंट पे भी उतनी लेंथ है, उससे अगले पॉइंट पे भी, उससे अगले पॉइंट पे भी, उससे अगले पॉइंट पे भी, उससे अगले पॉइंट पे। तो जैसे जैसे मैं मूव करता जा रहा हूँ वो कांस्टेंट रह रहा है। तो यानी कि कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब है ये जो लाइन है ये कांस्टेंट ही ड्रा होती जाएगी, ये कभी ऊपर कभी नीचे नहीं जाएगी। तो ये बिल्कुल अगर आप सर्कल का सिग्नेचर ड्रा करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है जी। और हर एंगल यानी कि हर एंगल पे एक वैल्यू आपने ली, जो भी सर्कल के हर ईच एंगल पे आपने इस वैल्यू ली और उस एंगल की वैल्यू आपने यहाँ पे ग्राफ में शो करवा दी, तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। इसी तरह अगर मेरे पास एक इमेज है जो कि मेरे पास है रेक्टेंगल, जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, तो रेक्टेंगल का अगर आप बनाएंगे सिग्नेचर तो वो क्या बनेगा? सेंटर पॉइंट में पहले तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि सेंटर पॉइंट में निकालूँ। सेंटर पॉइंट के बाद मैं उसके हर एंगल पे उसका वैल्यू एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर दूंगा। लेट से मैं ज़ीरो एंगल पे उसका करता हूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट लेगा और जैसे जैसे मैं अगर उससे उसकी बाउंड्री पे जाता जाता हूँ तो मेरा जो डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर है वो बढ़ता जाता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो आपने सेकंड आपको राइट साइड पे फिगर नजर आया तो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसका इंक्रीज होता है। तो जब ये कॉर्नर पे आ जाएगा सिग्नेचर तो उसकी मैक्सिमम लेंथ होगी। कॉर्नर से जब आप आगे मूव करेंगे तो फिर उसकी लेंथ जो है ना वो छोटी होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट आएगा जब बिल्कुल मिडल में जो राइट साइड पे होगा मिडल पे आएगा तो वहाँ पे फिर मिनिमम हो जाएगी। ठीक है। और जैसे फिर उसके बाद सेंटर पॉइंट से फिर आगे बढ़ना शुरू होगा तो वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से पहले ये आप होगा, यानी कि ये बिल्कुल यहाँ पे होगा तो मैक्सिमम होगा, जब यहाँ से आएगा तो फिर नीचे छोटा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो जब जाएगा तो फिर आगे आपकी इंक्रीज लेंथ करना शुरू हो जाएगी। इस तरह से जैसे आपकी ये जो शेप बनेगी ये आपकी वेव की तरह की बनती जाएगी अगर आप रेक्टेंगल का लेते हैं। तो इस तरह आप हर शेप का सिग्नेचर ड्रा कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको सिग्नेचर की समझ आ गई हो कि आपने सिग्नेचर को कैसे लेना है। अब सिग्नेचर जो है वो दो पॉइंट पे इन्वेरिएंट होता है कि लोकेशन, कि आप लोकेशन जो है सिग्नेचर आर इन्वेरिएंट टू लोकेशन बट विल
डिपेंड ऑन रोटेशन एंड स्केलिंग। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि सिग्नेचर जो है वो इनवेरिएंट टू लोकेशन, इनवेरिएंट का मतलब ये है कि आप लोकेशन कोई जोन सी मर्जी उसकी रख लें, उसका सिग्नेचर जो है ना वो एक जैसा ही बनेगा। जहाँ से मर्जी आप स्टार्टअप ले लें, अगर मैं पिछली साइड पे अगर आप जाएं तो पिछली साइड के कहाँ से मैंने उसका सिग्नेचर ड्रा करना शुरू किया था, ठीक है, तो वो आप कोई सी जोन सी मर्जी लोकेशन ले लें, हमेशा से उसकी जो कर्व है वो इसी तरह की बनेगी। ऐसे आप कभी आप डाउन, फिर आप डाउन, फिर डाउन, फिर आप इसी तरह। अगर मैं सर्कल के ले लूँ तो जहाँ से मर्जी मैं लोकेशन उसकी स्टार्ट कर दूँ, उसकी ड्रा लेंथ जहाँ से मर्जी ले लूँ, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, वो कुछ चेंज नहीं होएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वेरिएंट का मतलब ये होता है कि आप जो मर्जी चेंज कर लो, उसका जो शेप है वो उसी तरह की रहनी है। बट आगे वो कहता है कि रोटेशन और स्केलिंग, कि अगर आपकी रोटेशन और स्केलिंग पे ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना स्केल कितना बड़ा लेते हैं, और आपका जो एंगल है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी शेप एक जैसी होगी ये लोकेशन पे। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ा है और एक ऑब्जेक्ट छोटा है, तो वो उसकी वो डेफिनेटली वो आपकी चेंज होगी। तो इसको जो है वो हम रोटेशन और स्केलिंग को भी हम एक तरह से इन्वेरिएंट बना सकते हैं कि अगर हम स्केल जितना मर्जी बड़ा हो जाए या रोटेशन मेरी जहाँ से मर्जी मैं एंगल शुरू कर दूँ, तो वो मैं वो उसको वो भी हमेरा वो भी बन जाए, वो भी एक जैसी शक्ल बने। तो इसको भी हम बना सकते हैं रोटेशन और स्केलिंग को भी। अगर मैंने स्टार्टिंग एट द पॉइंट farthest point reference point are using the major axis of the region can be used to decrease depending on rotation। कि रोटेशन को अगर मैंने इन्वेरिएंट बनाना है, अगर मैं, तो फिर मैं हमेशा जो लेट से वो रेक्टेंगल हमने देखा था उसका सिग्नेचर, तो उस रेक्टेंगल का सिग्नेचर अगर मैं हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में ले लूँ कि मेरा जब सबसे दूर पॉइंट है, जो सब उस पॉइंट से मैं ऑलवेज स्टार्ट करूँ, जो मेरा फर्देस्ट पॉइंट है, जो मेरा सबसे दूर पॉइंट है, उससे मैं स्टार्ट जब भी लूँगा तो मेरा सिग्नेचर हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से मैं रोटेशन को जो है वो इन्वेरिएंट बना सकता हूँ कि जो मर्ज़ी शेप आ जाए, जब जैसी मर्ज़ी आ जाए, लेकिन मैंने हमेशा से रेक्टेंगल का जब भी मैं लूँ तो वो जो सबसे दूर पॉइंट है उस वाली लोकेशन से मैं स्टार्ट लूँगा, तो मेरा सिग्नेचर शेप वही हमेशा सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जिस तरह के लोकेशन जिस तरह से मर्जी जहाँ पे मर्जी मैं ले लूँ स्टार्ट ले लूँ, तो मेरा जो शेप है वो वही की वही रहती है। इसी तरह मैं इनवेरिएंट स्केलिंग के भी थ्रू को मैं इन्वेरिएंट कर सकता हूँ। वो कैसे अचीव कर सकता हूँ? स्केल इन्वेरिएंस कैन बी अचीव्ड बाय आइदर स्केलिंग द सिग्नेचर फंक्शन टू फिक्स एम्पलीट्यूड और बाय डिवाइडिंग द फंक्शन वैल्यू बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फंक्शन। कि अगर मैं उस की जो शेप है उसका को मैं डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन से, या उसकी एम्पलीट्यूड मैं हमेशा फिक्स ही रखूं, तो फिर भी आप इमेज को अगर जितना मर्जी बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, जब भी अगर लेट से अगर आपने रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का आपने एक फिक्स साइज रख लें कि जी मैंने 2x2 की जितनी मर्जी बड़ी रेक्टेंगल हो, लेकिन आपने हमेशा उसको 2x2 का ही बना देना है। ठीक है, तो उसका फिक्स आपने एम्पलीट्यूड रख दिया कि आपने उसको इतना ही कर देना है। अगर छोटी होगी तो फिर भी आपने उसको 2x2 का कर देना है। अगर आप वो 5x5 की है तो फिर भी आपने उसको 2x2 पे ले जाए। अगर आप वो 1x1 है तो फिर भी आप उसको 2x2 पे ले जाएं। तो स्केलिंग इन्वेरिएंट आप इस तरह से बना सकते हैं कि आप उसकी एम्पलीट्यूड जो है ना वो आप फिक्स कर दें, या उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दे, तो फिर भी आपका वो स्केल इनवेरिएंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह, ये तीन चीज़ें हमने देख लिया कि आपने किस तरह से इसको इन्वेरिएंट के सिग्नेचर को कैसे बना सकते हैं आप रोटेशन एंड स्केलिंग। इसी तरह से किसी भी बाउंड्री के सेगमेंट आप कैसे निकाल सकते हैं? डिकम्पोज अ बाउंड्री इनटू सेगमेंट, यूज ऑफ कन्वेक्स हल ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री इज अ पावरफुल टूल फॉर रोबस्ट डिकम्पोजिशन ऑफ द बाउंड्री। तो बाउंड्री को आप जो है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो बाउंड्री को आप उसकी जो है ना वो
निकाल सकते हैं, उसकी सेगमेंटेशन जो है ना वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके हर पार्ट की अगर आपने उसकी अच्छी प्रॉपर शेप लेनी है तो उसको इस तरह से कर दें। स्केलेटन, स्केलेटन क्या है कि स्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस ए 1 पिक्सल विद wide graph that has the same basic shape of the region like a stick figure of a human. It can be used to analyze the geometric structure of the region which has bump and arc. कि आपने उसको बजाय इसके कि ये जो स्केलेटन है ये आपका उस फिगर को उसकी जो सारी बाउंड्री है कि किस तरह को वो अंदर पचका हुआ है, या बाकी अगर बाउंड्री था तो वो उसकी बाउंड्री दिखा रहा था, लेकिन ये जो स्केलेटन है ये इस तरह से ड्रा करते हैं कि उसकी जो अंदर वाली शेप है उसको भी जो वो प्रॉपरली जो है ना वो मैनेज कर लेता है। तो स्केलेटन और बाउंड्री में ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। ये कैसे निकालते हैं इसका इंशाल्लाह जो है ना कि इस आपने स्केलेटन निकालना है तो इसका प्रॉपर जो है ना ये एक एल्गोरिदम है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्केलेटन को हम कैसे किसी भी इमेज का स्केलेटन कैसे बना सकते हैं। ये प्रॉपर एक जो है ना वो एल्गोरिदम है जिसको हम यूज़ करते हुए कोई भी किसी भी शेप का किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केलेटन ड्रा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह we will meet again in the next lecture. So until Allah Hafiz, thank you very much. Assalamu alaikum.